टॉपिक हमें पढ़ना है, वो जो नया टॉपिक है वो है दो राशियों जो घातांक के रूप में हो, उनके कारण त्रुटि हमें निकालनी है। यहाँ पर हम घातीय राशियों के कारण त्रुटि जब निकालेंगे तो उसके लिए हमें एक नई चीज पढ़ना जरूरी है, लघु गुणक। आप देख रहे होंगे, आपको बोर्ड पे यहाँ पर पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा। लघु गुणक जिसे लॉगरिदम भी कहा जाता है, शॉर्ट में हम इसको लॉग कहते हैं, LOG। ये लॉग क्या है, थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। हालांकि पहले जब मेरे समय की मैं बात करूं तो उस समय 9वीं 10वीं में हमें बताया जाता था, लेकिन अब आपको 9वीं 10वीं में शायद आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं पता, पर आपके बहुत जगह काम आता है। लॉग क्या है उसका एक छोटा सा तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 का मान निकालिए, तो आप आसानी से कहेंगे कि भाई 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा कर दीजिए 2 को, यानी कि 2 की पावर 3 का मान आपके पास में 8 हो जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि 125 की पावर 2039 का मान निकालिए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, 145 बार गुणा करना, तो ये तो गुणा करना तो छोड़िए, लिखने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम कोई सरल तरीके से इसका मान निकाल सके तो वो एक सरल गुणक। लघु राशि को उसके आधार संख्या के आधार पर घातीय अंकों में लिखने का एक तरीका है। प्रत्येक लघु गुणक का कोई ना कोई आधार राशि होती है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए लॉग, अगर मैं यहां नीचे लिखता हूं 10, तो इसका मतलब इस लॉग का जो आधार है वो है 10। अगर आपको लॉग 10 आधार 5 का मान निकालना है तो इसके लिए एक टेबल बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है, आपके रिकॉर्ड में, फिजिक्स की रिकॉर्ड में पीछे की तरफ देख सकते हो। और भी कई बुक्स में आपको सारणी मिल जाएगी, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उस सारणी में आप देखेंगे कि जो सारणी की शुरुआत है वो 10 से हो रही है, फिर उसके बाद में 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है। जो आधार है वो 10 को मान करके निकाला गया। ये मान निकाले गए, उस सारणी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस लॉग 10 आधार का मतलब क्या है, अगर ये मैं समझना चाहूं तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास में लिखा गया है लॉग आधार 10 100, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 100 है, यहां जो 100 लिखा हुआ है ये एक राशि है। इस राशि को 10 की घात के रूप में आपको लिखना है। इस राशि को 10 की घात के रूप में आपको लिखना है। तो 10 की घात के रूप में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग 100 यानी कि 10 की घात 2। आधार राशि क्या थी? 10 थी। 100 को हमने क्या किया? 10 की घात में रूप में लिख दिया। तो ये जो घात का अंक होता है यही इस लॉग का मान कहलाता है। हमने इसको लघु गुणक लिख दिया है कि 10 की पावर 2 लगाओगे तो 100 आ जाएगा। इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि 10 की पावर 2 100 के बराबर होता है। यानी कि एक प्रकार से इस 10 की पावर जो है वो एक लघु संख्या है। लघु संख्या हमें लेनी तो छोटी संख्या हम ले रहे हैं नॉर्मली, तो इस पूरी संख्या की तुलना में ये एक छोटी संख्या है, ये इसका एक लघु गुणक है। लेकिन लघु गुणक सामान्य गुणा वाला गुणक नहीं है, ये पावर वाला लघु गुणक है, ये घात वाला लघु गुणक है। तो किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं, अगर मैं लिखूं, मान लीजिए आपको इस तरीके से मैं लिख के दूं कि log x y, इसका मतलब है इस y को x की घात के रूप में लिखना। और जब y को x की घात के रूप में लिखो तो उसमें केवल दो ही चीजें होनी चाहिए। एक तो x होना चाहिए और एक उसकी कोई ना कोई घात होनी चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए अपने पास में है log 10 101, तो 101 को आपको 10 की घात में लिखना है। अब 10 की घात में आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो लिख सकते हो 1.01 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 3 अंक है, एक तो है 1.01, एक है 10 और एक है पावर 2। हमें इस 101 को इस तरीके से लिखना है कि ये जो पावर वाला जो अंक है वो तो आपके पास में आए, लेकिन ये जो आगे वाला अंक है ये आपके पास में नहीं आए। और अगर ये आपके पास में आए तो इसका मान एक से ज्यादा या एक से कम नहीं होना चाहिए। यानी 101 को आपको 10 की घात के रूप में लिखना है। 100 को 10 की घात के रूप में लिखना तो बड़ा आसान है।
10 की घात 2 लिखते हैं, लेकिन 101 को 10 की घात के रूप में लिखना आसान नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे लिख सकते हैं वो एक अलग मैटर है, वो हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे कि भाई कैसे लिखना है, कैसे निकालेंगे। आपको 101 को 10 की घात के रूप में लिखना नहीं है, आपको उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसके लिए सारणी दी हुई, पर अगर लिखना पड़ता तो ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है log 10 2, तो इसका मान निकालने के लिए आपको इस 2 को 10 की घात के रूप में लिखना पड़ेगा। अब 2 को 10 की घात के रूप में जब हम लिखते हैं, log 2 को जब 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो ये जो 2 है इसको लिखा जा सकता है 10 की घात 0.3010। 10 की घात 0.3010 का जो मान होता है वो 2 के बराबर होता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है, ये इस वाले 2 के बराबर नहीं होगा। 10 की घात 0.3010 का जो मान है वो 2 के बराबर होता है, यानी 2 को अगर मैं 10 की घात में लिखता तो मुझे 0.3010 लगाना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो याद है ये मान, हमें तो याद ही नहीं है। हमको किसी ने कह दिया कि 21 को 10 की घात के रूप में लिखो तो हम कैसे लिखेंगे, 5 को 10 की घात के रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे, 8 को 10 की घात के रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे, तो हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। आपने तो पावर फटाक से लगा दी, आपको याद होगी तो लगा दी, हमें तो याद है ही नहीं, तो आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है और मुझे भी ये याद नहीं है। मैंने भी ये सारणी से ही निकाला है और आपको भी ये सारणी से ही देखने हैं, इसके लिए आपको सारणी दी जाएगी। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लॉग जब आपको लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो मीनिंग है 0.3010, इसका जो मीनिंग है वो एक तरीके से किसी भी संख्या को दिए गए आधार, अगर आधार 10 दिया हुआ है तो 10 की घात के रूप में, अगर आधार 5 दिया हुआ हो तो 5 की घात के रूप में। अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है 25, ठीक है, लेकिन इसका आधार दिया हुआ है 5, तो हम क्या कहेंगे 25 को 5 की घात के रूप में लिखो, तो 5 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। लेकिन अगर यही आधार, देखो कितनी डिफरेंट बात है यहां पर, यही आधार अगर मैं बदल दूं, ये आधार मैं कितना कर दूं, log 10⁻25, तो अब आपको 25 को, अब आपको क्या करना है, 25 को 10 की घात के रूप में लिखना है, 25 को 10 की घात के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। और 25 को अगर 10 की घात के रूप में लिखना पड़े तो वो कितना होगा, तो 25 जो है वो 10 की घात के रूप में अगर लिखना पड़े तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 1.4, 10 की घात 1.4, ये 25 के रूप में इसको लिखा जा सकता है, 25 के रूप में इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, 10 की घात 1.4, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने कितनी घात लगानी पड़ी, 1.4, यहां पर हमें 2 घात लगानी पड़ी, तो इस ऊपर जो लिखा हुआ है 10 की घात 1.4, इसका आंसर होगा 1.4, जबकि 5 की घात 2 जो लिखा हुआ उसका आंसर होगा 2। यानी ये जो आंसर है ये एक्चुअल में इस बेस पर निर्भर करता है, इसको कहते हैं आधार। यानी ये कहता है कि ये जो आंसर है वो ऐसी संख्या है जो इस आधार पर अगर लगा दी जाए तो ये मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को इस 5 के ऊपर घात के रूप में लगा दिया जाए तो ये मूल संख्या 25 आपको प्राप्त हो जाएगी। ये इस लघु गुणक का मूल रूप है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मान कैसे निकलेगा, तो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1 तारीख से आपकी क्लासें खुल रही है, स्कूलें खुल रही है। 1 तारीख को जब हम आएंगे स्कूल में तो लॉग से किसी भी, जैसे 125 की घात मैंने अभी कहा था 2039, तो इसका मान कैसे निकालते हैं ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि किसी भी घातीय राशि का मान निकालने के लिए लॉग के साथ में एक और चीज काम में लेनी पड़ती है, उसको अपन कहते हैं एंटी लॉग। लॉग के साथ में एक और चीज काम में लेनी पड़ती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एंटी लॉग। तो फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इस लॉग को से मान निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर ये लॉग लॉग क्या बोल रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नई चीज है। जब आप नई चीज सुनोगे तो आपको ऐसा अटपटा लगता है। जैसे मैं आपको कहूं कि इल्लैया, ये वर्ड आपने किसी केरल फिल्म में, किसी तमिल फिल्म में, साउथ की फिल्म में सुना होगा, तो आपको अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन अगर जापान का कोई वर्ड सुनते तो, आप कोई रशियन वर्ड सुनते तो, कोई जर्मनी का कोई वर्ड सुनते तो, कोई कोरिया का वर्ड सुनते तो वो आपको अजीब लगता, क्योंकि वो आप पहली बार सुन रहे होते, ठीक है। तो ऐसे ही लॉग आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन लॉग का मीनिंग क्या है, लॉग का मीनिंग है किसी भी संख्या को
आधार की घात के रूप में लिख देना। अब ये जो मान हम निकालेंगे लॉग, जैसे आपको कोई कहे कि लॉग 21 का मान निकालना, ठीक है, तो 21 का मान क्या हम सारणी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम सारणी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आधार मान लो आपको दिया हुआ है log 10 21, तो आप इसका जो मान है वो कुछ विशेष फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास में एक तराजू है और आपको उससे 1 किलो 500 ग्राम वजन तोलना है। कितना तोलना है? 1 किलो 500 ग्राम, जिसको सामान्य भाषा में अपन 1.5 किलो तो कहते हैं। तो 1.5 किलो कैसे तोलोगे बच्चों? 1.5 किलो का बाट तो होता ही नहीं, कैसे तोलोगे? कोई बता सकता है मुझे? 1 किलो का लेंगे और 1 किलो अलग अलग कह रहा है। जैसे कई बच्चों ने बताया कि 1 किलो का लेंगे, एक 500 ग्राम का। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साहब 2 500 ग्राम के ले लेना, 2 200 ग्राम के ले लेना, एक 100 ग्राम के ले लेना। कोई कह रहा है कि साहब एक 1 किलो का ले लेना और 2 200 ग्राम के ले लेना और एक 100 ग्राम का ले लेना। कोई बच्चा कह रहा है कि साहब ऐसा करना, एक तरफ 2 किलो का बाट रख देना, दूसरी तरफ 500 ग्राम का रख देना, फिर अपने आप ही 1.5 किलो तुल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे ही इस log 21 का मान मुझे निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए मैं इस 21 के टुकड़े कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 7, ठीक है। अब 3 गुणा 7 अगर मैंने लिख दिया तो मुझे 3 और 7 का मान, 3 log 3 और log 7 का ही मान चाहिए। तो इस तरीके से टुकड़े करके भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन टुकड़े करने पर भी क्या वो वैसा ही रहेगा या कोई फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा? तो कुछ फॉर्मूले हैं, यहां पर ध्यान से समझना। जब लिखा हुआ हो log का आधार e है, ठीक है, तो ये जो log आधार e है, केवल log आधार e, इसको ln भी लिखा जाता है। यानी कहीं पर भी ln लिखा हुआ है तो समझ लीजिए ये ऐसा log है जिसका आधार e है। अब आप सोच रहे हैं e क्या है? e एक संख्या है जिसका मान लगभग 2.73 होता है। e एक संख्या है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इसको कहा जाता है, चरघातांकी कहा जाता है। तो जब log के साथ आधार e लिखा हुआ है तो उसको ln भी लिखा जा सकता है। यानी हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर ln लिखा हुआ है तो समझ लो ये एक ऐसा log है जिसका आधार e है, ठीक है। दूसरा सूत्र अगर हम देखें तो दूसरा सूत्र हमारे पास में है log a गुणा b। अगर आपको a गुणा b का मान निकालना है तो आप log a प्लस log b इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कहीं पर भी आधार नहीं लगाया है। आधार नहीं लगाया हुआ ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सभी आधारों के लिए सही है। जब यहां पर 10 आधार आ जाए तो इधर भी 10 10 लगा देना, यहां पर a आ जाए तो यहां पर भी a लगा देना, यहां पर b आ जाए तो यहां पर भी b लगा देना, ठीक है। जबकि पिछला वाला जो सूत्र देखा था हमने वो केवल किसके लिए था? वो ऐसे log के लिए था जिसका आधार e हो। ये log 10 के लिए लागू नहीं हो सकता। log 10 x को हम ln x नहीं कह सकते, नहीं। जब आधार e होगा तभी आप इसको ln कहोगे। तो ये पिछला फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला नंबर 1, वो एक फिक्स आधार वाले log के लिए था, जबकि ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है ये सभी आधारों के लिए। अब देखो खास बात, अब जैसे मान लो आपको log 2 का मान पता है, log 10 का मान, log 3 का मान पता है, तो log 5 का मान कैसे निकालेंगे अपन? इससे 5 का मान निकाल सकते हो आप, सॉरी log 6 का मान निकाल सकते हो इससे आप। अब आपको लिखा हुआ मान लो log ये 6, 10 बेस 6, तो log 10 बेस 6 को आप क्या लिख सकते हो? log 10 बेस 6 को आप लिख सकते हो log 10 बेस 2 गुणा 3, लिख सकते हो, 2 3 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे? log 2, log 2, ठीक है, प्लस log 3। log a इंटू बी बराबर क्या होता है? log a प्लस log b। अब log 2 का मान आपको पता है 0.3010, log 3 का मान आपको पता है 0.4771, ये लिख दिया 0.3010 प्लस 0.4771, जोड़ दिया दोनों, तो क्या जाएगा आपके पास? 1877.7781, ये आपके पास में log 6 का मान आ गया। अब ऐसा ही एक फॉर्मूला अपन और देखेंगे और उसको प्रमाणित भी करेंगे। अभी ऐसा एक फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर प्रमाणित भी करेंगे। तो देखते हैं, एक और फॉर्मूला है log a बटा b।
अगर दिया हुआ हो तो उसको हम लिखते हैं log a माइनस log b। इसमें भी मैंने आधार नहीं लगाया, यानी ये भी सभी आधारों के लिए सर्वमान्य, यानी यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पे भी 10 आ जाता है, यहाँ पे भी 10 आ जाता है। सामान्यतः आप देखोगे मैं बार बार log का आधार 10 ले रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि जो सारणी आपको उपलब्ध कराई जाएगी वो 10 आधार वाली होगी, और हम ज्यादातर 10 आधार वाली संख्याओं के लिए इसकी गणना करेंगे। अब देखो एक फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को मैं एक उदाहरण से सही साबित करूंगा, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ है, मान लीजिए log 10 बेस 5, आपको इसका मान निकालना है। तब आपको या तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 10 की घात के रूप में लिखो। तो 5 को 10 की घात के रूप में जब अपन लिखते हैं तो आता है 0.699। अब आप सोचोगे ये तो मेरे को याद ही नहीं है, ये कैसे लिखूं मैं, लेकिन अपने पास एक तरीका है। एक तरीका क्या है, और वो तरीका है कि अपन इसको लिखें 10/2। 5 बराबर 10/2 होता है बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला हमने देखा था उससे, log a यानी कि 10 माइनस log b यानी कि 2, और ये दोनों का आधार हो गया 10 10। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 10 आधार के रूप में लिखना होता है, तो log इस 10 को आपको 10 आधार जो दिया हुआ है उसकी घात के रूप में लिखना है 10 को। तो 10 को 10 की घात के रूप में लिखे तो कितनी घात आएगी, 1। तो log 10 का मान तो आ गया, मैंने बीच में प्लस लगा दिया भाई मिस्टेक, माइनस ही लगाया था पर वो प्लस जैसा दिख रहा था। log 10 का मान तो होता है 1, ये यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, ये हाँ log 10 का मान में ये दिया हुआ है नीचे, मैंने सबसे नीचे 8वें नंबर पे लिखा हुआ है। log 10 का मान 1 होता है, और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। माइनस कर दो, एक में से 0.3010 को माइनस कर देते हैं, देखो क्या आता है हमारे पास में। आपके पास में आ जाएगा 1.000.3010। ये 0, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 3 गया 6, 0.6990 आ गया, ये रहा log 5 का। तो ये यहाँ से साबित भी हो रहा है कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो पूरी तरह से सही है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे पास में है। जब आपके पास में लिखा हो log, इसको वापस बता दो, एक बार फिर से समझ लो। अब जब आपके पास कोई राशि लिखी हुई हो log a/b, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है log a माइनस log b, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं साबित करूंगा कि ये सही है। जैसे मान लो आपको log 5 का मान निकालना है जिसका आधार 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का मान मान लो आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो 10/2 बराबर log 10 बेस, एक की जगह 10 आ गया तो 10, माइनस log 10 बेस 2। अब log 10 का मान आप लिख दो, log 2 का मान लिख दो। तो अब आप सोच रहे होंगे साहब 5 का ही मान हमको याद नहीं तो 2 का मान कैसे याद रहेगा, 3 का कैसे। तो कुछ मान तो बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ मान याद रखने पड़ेंगे, पर उनसे ज्यादातर मान आप निकाल पाओगे। सारे तो नहीं निकाल पाओगे पर ज्यादातर निकाल पाओगे। अब कैसे देखो, तो log 10 बेस 10 का मान माइनस log 10 बेस 2 का मान, तो log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, फॉर्मूला नंबर 8 में आप देख सकते हो। और log 10 बेस 2 का मान जो होता है वो होता है 0.3010। इसको आप माइनस करो, जब माइनस करोगे तो आपके पास में जो आएगा वो संख्या होगी ये संख्या 0.699। तो इस तरीके से log 5 का मान अपन निकाल सकते हैं। ये मैंने तरीका क्यों बताया, इस तरीके का कारण है कि जितनी भी संख्याएं हैं जो हम संख्याएं पढ़ेंगे उनमें से अधिकांश संख्याओं का आप 2, 3, 5 और 10 के गुणा या भाग के रूप में लिख सकते हो। जैसे 2 और 3 तो अपने आप में मान दिए हुए हैं। अब आपको जैसे 4 लिखना हो, log 4 का मान निकालना हो, तो log 4 कितना होगा, log 2 गुणा 2। क्या आ गया, log 2 गुणा 2। अब हमको पता है कि जब गुणा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा 2 प्लस log 2। log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। यहाँ पर log 2 का मान रख दो, log 2 का मान रख दो, आपके पास log 4 का मान आ जाएगा। 5 का मान निकालना है तो वो सीधे मैंने दिया हुआ भी है, आप अभी एक तरीका भी मैंने बता दिया निकालने का। आपको 6 का मान निकालना है तो 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3। 7 का मान आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि 7 को 2, 3, 10 और 5 के गुणा या भाग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। माइनस के रूप में तो कर सकते हैं लेकिन गुणा या भाग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसके अलावा मान लो 8 होता तो 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 4
या इसके अलावा ये भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 तो इस 2 का और इस 4 का, अभी हमने मान निकाला log 4 का, तो कैसे निकालते हैं बताया था हमने। तो जो अधिकांश संख्या है उनके मान हम गुणा और भाग वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। आप चिंता नहीं करें, आपको परीक्षा में ज्यादातर जो आएंगे वो फॉर्मूले को यूज में लेना है। लॉग के जो फॉर्मूले आएंगे ज्यादातर जगह पर आपको उनको यूज में लेना है, उनके मान नहीं निकालने। तो आप इस बात की चिंता नहीं करें कि भाई ये मान निकालने में आ गया तो क्या करेंगे, ज्यादातर जगह पे आपको केवल उन फॉर्मूलों को काम में लेना है। हम मान लो दिया हुआ लॉग m की पावर n, जब भी इस तरीके से घातीय राशि दी हुई हो तो ये जो पावर होती है फुदक करके बाहर आ जाती है। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बाहर आ गई, ये हो गया log m। यहां पर भी मैंने आधार नहीं लगाया, इसका मतलब ये भी सभी आधारों के लिए सत्य है, चाहे आधार 10 हो, चाहे e हो, चाहे m हो, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे t हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 18 हो, चाहे 20 हो। जो घात है वो बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा n log m। तो इस तरीके से इसका मान आप निकाल सकते हो। यानी जैसे आपको दिया हुआ है log 10 बेस 8, तो 8 जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं log 10 बेस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो ये 3 फुदक करके बाहर आ जाएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 3 log 10 बेस 2। अब इस log 10 बेस 2 का मान यहां से रख दो 0.3010 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो log 8 का मान आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बार बार आप ही बता रहे हो कि भाई ये जो मान है वो तो हमारे पास में 10 आधार वाले ही हैं, 10 आधार वाले ही हैं। किसी में अगर आधार ई आ गया तो उसको हम 10 आधार में चेंज कर सकते हैं क्या, तो हम कर सकते हैं। अगर ई आधार हो तो उसको 10 में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपको दिया हुआ log ex, तो इस आधार को चेंज करना है केवल, तो आपको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा और ये हो जाएगा log 10 बेस x। अब इसको 10 आधार में क्यों चेंज किया, क्योंकि इसका मान आप सारणी से देख सकते हो, इसका मान आप सारणी से नहीं देख सकते। log आपको e बेस 2 दिया हुआ है तो इसका मान आप सारणी से नहीं देख सकते, लेकिन log 10 बेस 2 का देख सकते हो। log e बेस 2 का नहीं देख सकते, लेकिन log 10 बेस 2 का देख सकते हो। तो ये मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा, 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ और फॉर्मूले भी हैं हमारे पास में, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले क्या है देखते हैं। log a आधार है और a दिया हुआ है तो a की पावर कितनी हो गई 1, तो ये जो पावर है यही हमारा आंसर होता है हमेशा। log a की पावर 1, अगर इसकी जगह दिया हुआ हो log a की पावर 5, तो ये जो 5 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब ये 5 उसी राशि की घात हो जो आधार दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर दिया हुआ है, एक उदाहरण भी ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा उस उदाहरण से। ये log 10 दिया हुआ और 10 रेज टू पावर 3 दी हुई है, तो ये 3 हमारा आंसर है। लेकिन अगर ये दिया हुआ है log 10 बेस 5 की पावर 3, तो अब ये 3 आंसर नहीं होगा हमारा। ये 3 हमारा आंसर कब होगा, तब जबकि ये 3 जिस राशि की घात है वही आधार हो। तो 3 5 की घात है, क्या 5 इसका आधार है, नहीं। अगर यहां आधार 5 होता तो इसका आंसर कितना आ जाता 3। अब देखो 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 5 की पावर 3 का मान होता है 125 और 10 की पावर 3 का मान क्या होता है 1000। तो देखो log 1000 का मान भी 3 आ रहा है और log 125 का मान भी 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के आधार अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो मान है वो हमेशा आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है, आपको याद सिर्फ कौन कौन से मान करने हैं, log 2 का, log 3 का, log 5 का और log 10 का। बाकी मान आपको याद नहीं करने, बाकी जो भी आएंगे वो आप सारणी से निकाल लो या गुणा भाग करके निकाल लो। तो log 2 का जो मान होता है 10 बेस 2 का मान वो 0.3010 होता है। log 10 बेस 3 का मान 0.4771 होता है। log 10 बेस 10 का मान 1 होता है और log 10 बेस 5 का मान 0.69 होता है। एक फॉर्मूला और जैसे मैंने अभी बताया, log a की पावर m दी हुई है तो ये m ही हमारा आंसर होगा। ये बेस ये सेम है तो फिर ये m आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए हैं इनको अपन काम में लेंगे, आगे काम में लेंगे। एक और चीज कि अभी अपन ने पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि के लिए
हम ऐसे एक चिन्ह लगाते थे डेल ए। ये डेल ए क्या होता था? ए के दो मानों का अंतर। कौन कौन से? ए का वास्तविक मान और ए का मापित मान। वास्तविक मान और मापित मान का अंतर, और इस अंतर का परिमाण। तो ये एक्चुअल में ये डेल ए क्या है? ये डेल ए इस ए से जुड़ी हुई राशि का एक छोटा मान, छोटा आकलन है। जब हम बड़े भाग से छोटे भाग का आकलन करते हैं तो उसे कहा जाता है अवकलन। उसे हम एक नई चीज कहते हैं अवकलन। और अवकलन के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं डी। जैसे मैं लिख रहा हूं डी एक्स, तो इसका मतलब डी को एक्स से गुणा नहीं कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है मैं एक्स का एक छोटे भाग के रूप में आकलन कर रहा हूं। अवकलन का अव यानी छोटा, कम, नीचा, क्या हम कहें निचले लेवल का, निचले स्तर का मान। निचले स्तर का मतलब कम मान एक्स। तो ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। dx के दो मतलब है। एक तो मैं लिखता हूं dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। एक अगर मैं dx लिखता हूं तो इसका मतलब ये है x जिसे माना गया उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया। ये पूरे को x मानूं तो मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया। ठीक है। अब देखो, जब भी मैं कोई आपको कहे कि इस y का अवकलन करो, तो इसके दो अवकलन हो सकते हैं। एक कि इसका अवकलन हम किस हिसाब से करें। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास में जो पैसे हैं, आपके पास में जो पैसे हैं वो है आपके पास में 2000 रुपए। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये 2000 रुपए आपके पास में कैसे आए? आपने दिनांक 1 जुलाई को 1 हावर काम किया और आपके पास में 1000 रुपए आ गए। ठीक है। दिनांक 2 जुलाई को आपने 2 हावर काम किया और आपके पास में 1000 रुपए और आ गए। टोटल आपके पास में हो गए 2000 रुपए। ठीक। मैं कहूं कि भाई इसके छोटे छोटे टुकड़े के रूप में गिनो, तो आप कहोगे भाई छोटे छोटे टुकड़े तो मैं करूं, पर किस हिसाब से करूं? दे करूं तब तो मैं कहूंगा कि 1000 और 1000 है। लेकिन अगर मैं हावर के हिसाब से करूं तो पहले 1 हावर में तो 1000 रुपए हैं, लेकिन अगले 1 हावर में 1000 रुपए नहीं। अगले 1 हावर में कितने हैं? 500 रुपए ही है। क्योंकि 2 जुलाई को आपने जब 2 घंटे काम किया तब आपको 1000 रुपए मिले, यानी पहले 1 घंटे के तो आपको 500 रुपए मिले। तो किसके सापेक्ष आप इसका छोटा आकलन कर रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। तो जैसे मैं y का आकलन कर रहा हूं, वो किसके सापेक्ष? जब आपको ये नहीं पता है किसके सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, तो आप इसे लिखोगे dy। और अगर आपको पता है कि आप इसका अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हो, तो आप इसे लिखोगे dy बाई dx, यानी x के हिसाब से इसका आकलन आपको करना है। x के हिसाब से इसका आकलन आपको करना है। ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये गुणा भाग नहीं हो रहा है कि y से d गुणा हो गया और उसमें dx का भाग दे दिया, नहीं। y से d गुणा और dx का भाग नहीं है। इसका मतलब है x के सापेक्ष y का अवकलन करना। ये एक संकेत चिन्ह है। ये केवल क्या है? संकेतात्मक चिन्ह है। इसको आपको ये नहीं सोचना है कि ये y से गुणा भाग हो रहा है। अब ये भी आपके लिए थोड़ी सी अजीब चीज है। अजीब चीज क्यों? क्योंकि ये भी नाम आप पहली बार ही सुन रहे हो, अवकलन, समाकलन। तो लॉग और अवकलन दोनों के बारे में डिटेल में हम 1 तारीख को जो क्लास लगेगी उसमें समझेंगे। वर्चुअल क्लास में उतना अच्छे तरीके से अवकलन को, लघुगणक को नहीं समझा जा सकता है। बोर्ड पर ही इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, और हमारे पास संसाधन भी कम है। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि जो फॉर्मूले बताए गए हैं वो सही हैं और उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपको ये लघु गुणक इसमें हेल्प करेगा समझने में, इसलिए मैंने पहले लघु गुणक को समझाया और उसके बाद में मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है घातीय राशियों के कारण होने वाली त्रुटि। मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास में z है। पहले जो हमने निकाले थे त्रुटि, उसका जो तरीका था वो, और आज जो हम निकालेंगे त्रुटि, उसका तरीका अलग होगा। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। राशियों के घातीय भाग के कारण या मापित राशियों की घातों के कारण होने वाली त्रुटि। मान लीजिए इसमें एक राशि है z बराबर a की पावर m अपॉन
b की पावर n। इसकी जगह ये ऐसे भी हो सकता है, इसकी जगह ये ऐसे भी हो सकता है, z बराबर a की पावर m इंटू b की पावर n। गुणा भी हो सकता है और भागफल भी हो सकता है। मैं भागफल से शुरू करूंगा। मान लीजिए आपके पास में z बराबर a की पावर m अपॉन b की पावर n। ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा। अब हमेशा पहले हम क्या करते थे, हम कहते थे भाई a को लिखो a प्लस माइनस डेल a, b को लिखो b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, और फिर z को लिखो z प्लस माइनस डेल z। अगर मैं ऐसा करता यहां पर तो क्या होता, a प्लस माइनस डेल a की पावर a की जगह ये आ जाता और m ये पावर हो जाती, और b की जगह आ जाता b प्लस माइनस डेल b अपॉन n। फिर हम क्या करते थे, इसको ऊपर लेके जाते थे, द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार करते थे। लेकिन ये ब्रैकेट आप तभी खोल पाओगे जब आपको इस पावर का मान पता। पावर का ना मान नहीं पता हो तो ये ब्रैकेट नहीं खोल पाओ, और जब तक ये ब्रैकेट नहीं खुलेगा ये समीकरण सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये तरीका जो हमने अभी तक काम में लिया वो यहाँ काम में नहीं लिया जा सकता है। तरीका काम में लेंगे, और नया तरीका क्या है, दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये इधर भी मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, अब ये तो दोनों तरफ लॉग लिया है, ये लॉग मैंने लिया है एल एन। एल एन यानी कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई है। एल एन जेड बराबर एल एन ए की पावर एम बी की पावर एन। थोड़ी सी देर के लिए इस ए की पावर एन को मान लीजिए, एम को मान लीजिए एक्स है। थोड़ी सी देर के लिए एक्स को एक्स मान लिया। एक्स कौन है, ए की पावर एम है। और जो बी है उसको हमने मान लिया वाई, तो वाई कौन है, बी की पावर एन। मैंने क्या किया, केवल पहले तो मैंने घातीय पद लिख दिया क्योंकि घातों के कारण त्रुटि निकालनी है हमें। अब मैं कह रहा हूं दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो जेड के आगे लॉग लगा दिया और ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एन के आगे लॉग लगा दिया। ए की पावर एम को हमने मान लिया एक्स और बी की पावर एन को मान लिया पाई। हम सब जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, लॉग ए अपॉन बी जब होता है तो क्या आता है, फॉर्मूला देखा था, लॉग ए अपॉन बी बराबर लॉग, वेरी गुड, ए माइनस बी नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस बी तो गड़बड़ हो जाएगा, लॉग ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस बी नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ऐसे ही जब एक्स और वाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लेफ्ट वाला तो एज इट इज है, राइट वाला आपके पास में आ जाएगा, वेरी गुड, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई का मान रख दो, तो ये एक्स को हटा करके हमने फिर से क्या लिख दिया, ए की पावर एम, और वाई को हटा के हमने लिख दिया बी की पावर एन। ठीक है, इस तरफ एल एन लिया है तो इस तरफ भी एल एन ही लिखना पड़ेगा आपको, ये एल एन और ये भी एल एन, बीच में माइनस है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था, वेरी गुड, लॉग एम की पावर एन होता है तो एन आगे आ जाता है, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पहले वाले पद में देखो ए की पावर एम है तो एम आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एम लॉग ए माइनस दूसरे पद में एन पावर है तो एन आगे आ जाएगी, एन लॉग बी। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। यहां तक सब, जिनको आवाज नहीं आ रही है या कट के आ रही है या जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो एक बार लॉग आउट होकर के वापस लॉग इन हो जाए तो आ जाएगी। ठीक है, खैर सर वापस एल हम एन कर को देते समझ हैं। नहीं आया सर। हाँ एलन, वापस बोलो, मोहम्मद अल्ताफ बोल रहे थे क्या? एल एन का समझ नहीं आया सर, एल एन का। एलन बेटा लॉग ही होता है, एलन जो होता है ना वो लॉग ही होता है। लॉग जिसका आधार ई हो उसको अपन एलन कहते हैं शॉर्ट में, ये इसको लिखने का तरीका है बस। एलन जो है ना वो लॉग को लिखने का तरीका है। जब भी लॉग बिना आधार के लिखा होता है तो समझ लो उसका आधार ई है। ठीक है, वैसे तो लिखना चाहिए हमेशा आधार,
तो आधार ई जो होता है वो ln के बराबर होता है। कई लोग लिखते हैं इसलिए, वैसे बिना आधार का लॉग जो लिखते हैं लोग वो सही नहीं है, पर जब बिना आधार का लिखते हैं तो इसका मतलब उनका मतलब होता है ई आधार वाला वो लिखना चाह रहे हैं। हालांकि तरीका गलत है, लिखना ऐसे ही चाहिए, या फिर इसकी जगह पर आप लिख सकते हो ln। ठीक है, तो मेरे पास में जो था वो कुछ इस तरीके से था, z बराबर a की पावर m अपॉन b की पावर n। मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ई बेस यानी कि ln ले लिया। ठीक है, ई बेस को ln लिख सकते हो, लिया तो लॉग ही, पर उसको जब ई बेस होता है तो आधार ई होता है तो हम ln लिख देते हैं। z बराबर ln a की पावर m अपॉन b की पावर n। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ln ही क्यों लिया, लॉग ऐसा लॉग क्यों नहीं लिया जिसका आधार 10 हो? वो वाला लॉग भी तो ले सकते थे, वो वाला लॉग क्यों नहीं लिया उसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी मम्मी सब्जी लेने गई और वहां से गोभी लेकर के आई, क्यों? इसका कोई कारण है क्या गोभी लेके आने का? सर या तो वही सब्जी सही होगी सबसे ज्यादा, या और फिर अगर मैं कहूँ सबसे सारी सब्जियां सारी सब्जियां ही सही थी और सबके भाव भी सेम थे, तो क्योंकि उनको गोभी बनानी थी, ये एक कारण हो सकता है। क्योंकि वो सब्जी ताजा थी, ये एक कारण हो सकता है। क्योंकि वो सब्जी का भाव कम था, ये एक कारण हो सकता है। क्योंकि बाकी सब्जियां अभी कुछ दिन पहले ही बनाई थी इसलिए नहीं बनानी, ये एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, एक संभावित कारण तो नहीं है। पर उस समय की जरूरत ये थी कि वो सब्जी बनानी है। लेकिन वो अगर बैंगन लेकर आते तो क्या बैंगन बनने से मना कर देते कि मैं तो नहीं बनूंगा भाई, आज मेरा वार नहीं है, कल ही बनाया था मुझे? ऐसा तो नहीं है, मना तो नहीं करते। तो ऐसे ही अगर इस जेड के आगे आप लॉग 10 बेस लगाते तो ये जेड मना नहीं करता कि मत लगाओ, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है ln की। अभी आपको समझ में आ जाएगा ln की जरूरत क्यों, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ln की जरूरत क्यों। तो ये जो हमने अभी तक जो देखा उसको मैं यहाँ पीडीएफ में भी बता देता हूँ। हमने देखा कि z बराबर a की पावर m b की पावर n हम लें, दोनों तरफ अगर लॉग लें तो log, इसका बेस आपको e लिखना है, यहाँ पर ये सही नहीं लिखा हुआ है, बिना बेस के लॉग नहीं लिखना चाहिए कभी भी। लॉग ई बेस लिखो या ln लिखो, एक ही बात है। ई बेस भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब मैं लिखता हूँ लॉग ई बेस x या लिखता हूँ ln x, एक ही बात है। जब मैं लिखता हूँ ई बेस z या ln z, एक ही बात है। तो आप यहाँ पर ई बेस लगा सकते हो या ln लगा सकते हो। सर लॉग ये की लिख दिया, जगह ln z लिखना है। हाँ ये जो लॉग लिखा हुआ है इसकी जगह या तो ln z लिखना है या लिखना है log e बेस z। जो log z लिखा हुआ है ना उसकी जगह या तो ln z लिखना है या log e बेस z लिखना है। बिना बेस के बिना बेस के हमें लॉग नहीं लिखना चाहिए, बिना बेस के लॉग लिखने का जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, अब हमने देखा था कि एक फॉर्मूला होता है log a बटा b बराबर log a माइनस log b। ये फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया। तो ऊपर वाली राशि है a की पावर m, उसको हमने पहले लिख दिया, ऊपर वाली राशि को पहले लिख दिया log के साथ में, फिर माइनस करके नीचे वाली यानी हर वाली राशि b की पावर n को लिख दिया। अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि log m की पावर n हो तो n फुदक करके बाहर आ जाता है और ये हो जाता है n log m। तो ऐसे ही इस a की पावर m में से m फुदक सर करके यहाँ पे बाहर भी आ जाएगा, ln आएगा या log ही आएगा? ln ही आएगा पूरे में, सब जगह पर ln या log e। जहां पर भी log लिखे हुए हैं ना उन सब जगह पर ln या log e लिखना है आपको। जहां पर भी log लिखा हुआ है, केवल log लिखना सही नहीं होता है, रॉन्ग है, इसका कोई ना कोई आधार जरूर होता है। तो ln जब अपन लिखते हैं तो अपने आप में अंडरस्टूड होता है कि इसका आधार e है। ठीक है, कई लोग ये मानते हैं, ये उनकी खुद की मान्यता है कि भाई जब हम log का आधार नहीं लिख रहे हैं तो मान लेना कि e है, ये उनकी खुद की मान्यता है। वास्तविक ये मान्यता नहीं है, गणितज्ञों द्वारा ये मान्यता नहीं दी गई है, ये हमारी खुद की मान्यता है। जैसे हम कई बार सोच लेते हैं ना यार ये तो अपने आप समझने वाली बात है, इसमें कोई बोलने की जरूरत थोड़ी ना थी। जैसे खाना बनेगा तो आपको खाना खाना ही है, इसमें बोलने की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन जब आप किसी दूसरे घर जाओगे तो आप कहोगे आपने तो मुझे कहा ही नहीं खाने के लिए, मैं खाऊं कैसे? दूसरे घर तो आप अपने आप से नहीं खा सकते। तो कुछ मान्यताएं हमने अपने आप भी बना ली है ना,
कुछ मान्यता हमने अपने आप भी बना ली है। तो लॉग जहां पर भी वहां सब जगह या तो ln लिखना है या log e बेस लिखना है। अब सब में ये m बाहर आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो हमें दिया हुआ है, ये राशि जो हमें दी हुई है log z बराबर m log a माइनस n log b, इसका हम करेंगे अवकलन, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करेंगे, देखो अवकलन के लिए क्या लिखा जाएगा, d ब्रैकेट में log z, फिर d ब्रैकेट में पूरा का पूरा क्या है, m log a माइनस n log a, अब n log b सॉरी। अब जैसे अपने पास में log के कुछ फॉर्मूले हैं ना, वैसे अवकलन के भी कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले भी आपको 1 तारीख की क्लास में बताए जाएंगे और समझाए भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अभी हमें जिनकी जरूरत है मैं केवल उनको बता रहा हूं। जब अवकलन किन्हीं ऐसी राशियों पर लागू हो जो दो राशियों के जोड़ या व्यकलन में हो, जैसे ये m log a और n log b, इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये अवकलन दोनों पर लागू होगा। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास में, एक तरफ तो हो जाएगा d log z, d का मतलब है log z का अवकलन करना है, और इस तरफ d m log a माइनस d n log b। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस वाले टॉपिक के नोट्स आप इसमें से कॉपी मत करना, केवल समझो, मैं नोट्स आज ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा, केवल आपको समझना है। तो ये डी दोनों पर लागू हो गया, अवकलन दोनों पर लागू हो गया। अब जब ये अवकलन दोनों पर लागू होगा तो अवकलन का जो दूसरा सूत्र है, कई सूत्र है वैसे तो, उनमें से एक सूत्र ये कहता है कि जो कांस्टेंट राशि होती है उसको अवकलन से बाहर निकालना। तो जैसे अपने पास में लिखा हुआ है डी log z, ठीक है, बराबर m, जो घात का अंक होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम इसमें मान रहे हैं कि घात का अंक जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलने वाली राशि है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो m बाहर आ जाएगा और आपके पास में रह जाएगा d log a। ठीक है, m बाहर आ गया, ऐसे इसमें से n बाहर आ जाएगा तो जाएगा n d log b। ठीक है, जो घात का अंक होता है वो अचर भी हो सकता है और चर भी हो सकता है, बदलने वाली राशि भी हो सकती है और बिना बदलने वाली राशि भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर सामान्य संख्याओं की बात करें और सामान्य संख्याओं में घात का जो अंक होता है वो नहीं बदलने वाली राशि यानी कि अचर यानी कि कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को आप अवकलन से बाहर निकाल सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम यहाँ पर, मैं भी बाई मिस्टेक बाकी की तरह लॉग लिख रहा हूँ, लॉग नहीं लिखना चाहिए, हमें ln लिखना चाहिए था। हर जगह पर जहां पर मैंने भी लॉग लिखा है वो रॉन्ग है, मुझे भी ln ही लिखना चाहिए था। तो इसको हम लिखेंगे d ln z, ठीक, बराबर m ln a, सॉरी m d ln a माइनस n d ln b। ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज है इसलिए कठिन होगी, मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना। हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन आई थी, ln z बराबर m ln a माइनस n ln b। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अवकलन करेंगे अब। तो अवकलन करने पर क्या कहेंगे, अवकलन के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं d, तो d लगा दिया ln z पर और d हमने लगा दिया इस पूरे पर। पूरा क्या है, m ln a माइनस n ln b। ये जो अवकलन है ये बारी बारी से पहले और दूसरे दोनों भागों पर लागू होगा। जब दोनों भागों पर लागू होगा तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में तो d ln z ही रहेगा और राइट में क्या हो जाएगा, d m ln a माइनस d n ln b, दोनों पर लागू हो गया। अब ये जो अवकलन हम कर रहे हैं, जो d हम लगा रहे हैं, ये कांस्टेंट राशियों को प्रभावित नहीं करता है, अचर राशियों को प्रभावित नहीं करता है, नहीं बदलने वाली राशियों को नहीं प्रभावित करता है। तो सामान्यतः हम ये कहते हैं भाई a और b जो हैं वो तो भौतिक मान है, बदल सकते हैं, लेकिन इनकी घातें नहीं बदलती। सामान्यतः घातों को हम
अचर यानी कांस्टेंट लेते हैं, वैसे घाते बदल भी सकते हैं लेकिन हम सामान्यतः कांस्टेंट लेते हैं। तो सामान्य स्थिति में m और n को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर ये अवकलन का जो चिन्ह है वो कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, d ln z बराबर m बाहर d ln a माइनस n बाहर d ln b। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप log x का ln x का अवकलन करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx बाई x। log x का अवकलन का फॉर्मूला होता है dx बाई x। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ln z का क्या माना जाएगा आपके पास में, dz बटा z बराबर m ln a का da अपॉन a माइनस n db बटा b, ये आपके पास में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास में है, ये रहा, ये हमने लिखा हुआ है। ये जो d है ये जो हम डेल लिखते हैं उसी का रिश्तेदार है। डेल, ये एक और डेल लिखा है और ये d, ये तीनों ही दो संख्याओं के अंतर को या छोटे मानों को व्यक्त करते हैं। ये बहुत छोटे मानों के लिए काम में लिया जाता है, और तब काम में लिया जाता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो छोटे छोटे मान लिए गए हैं वो सारे ही छोटे छोटे मान अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। बहुत छोटे मानों के लिए d, दो बहुत छोटे अंतरों के लिए d, डेल बड़े अंतरों के लिए। और ये जो डेल है ये पार्शियल डेल कहलाता है, जब सभी जगह पर इस अंतर का मान, दो राशियों का जो अंतर लिया जा रहा है उसका मान सभी जगह पर अलग अलग हो, हर जगह पर अलग अलग कंडीशन लागू होती हो, तब ये डेल काम में लिया जाता है। तो ये जो d है और ये डेल है ये एक ही बात है, इस d की जगह ये डेल और इस डेल की जगह ये d लिखा जा सकता है। अगर हम एक सामान्य रूप में लिखें तो ये जो डेल्टा मैंने लिखा था त्रिभुज जैसा डेल्टा, इसकी जगह पे d या d की जगह पे ये त्रिभुज जैसा डेल्टा लिखा जा सकता है। तो त्रिभुज जैसा डेल्टा अगर मैं लगाऊं तो आपके पास में क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a माइनस n डेल्टा b अपॉन b। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी राशियां भागफल में होती हैं a की पावर m अपॉन n b की पावर n, ये तो भागफल है, भागफल में हो या गुणा में हो, दोनों ही स्थितियों में जो त्रुटि होती है उनको आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। निरपेक्ष त्रुटियों को आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो जैसे ही आप डेल जेड लगाओगे यहां पर डी की जगह डेल लगा दोगे, ठीक है, डी की जगह क्या लगा दोगे, डेल लगा दोगे, तो डेल जेड अपॉन जेड बन जाएगा। यानी ये कौन सी त्रुटि बन जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक ये क्या बन जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल जेड बटा जेड बराबर m डेल a अपॉन a माइनस n डेल b अपॉन b। अब देखो अगर आपके पास में होता z बराबर a की पावर m अपॉन b की पावर n, ये गुणा में होते हैं, तो आप जानते हो कि गुणा वाले के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है। जैसे अगर आपके पास में होता है log a इंटू बी, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, log a प्लस बी, log b प्लस आ जाता है बीच में, यानी यहां पर बीच में प्लस आ जाता। एक और खास बात, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये a की पावर m बटा b की पावर n है। अगर इसकी जगह मैं लेता तो इसकी जगह होता a की पावर m इंटू b की पावर n, गुणा होता तो ये ऐसे होता और भागफल होता तो ये ऐसे होता। गुणा और भागफल दोनों में ही निरपेक्ष त्रुटियां जो आपेक्षिक त्रुटि जो होती है उसका आपको क्या करना होता है, योग करना होता है, माइनस का चिन्ह नहीं लेना होता। इसलिए जैसे ही मैं इस d को आपेक्षिक त्रुटि में चेंज करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जैसे मैं इसे चेंज करूंगा तो हमें ये करना पड़ेगा कि सारी आपेक्षिक त्रुटियों के दोनों संभावित मान आपको लेने पड़ेंगे, प्लस भी और माइनस भी। माइनस भी। प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। पहली आपेक्षिक त्रुटि कौन सी है? डेल ए अपॉन ए है, जिसको हमने किससे गुणा किया हुआ है? एम से, तो इसका भी दोनों मान लेने पड़ेंगे प्लस माइनस। और दूसरा जो है डेल बी अपॉन बी, उसके भी आपको दोनों मान लेने पड़ेंगे, वो भी प्लस माइनस। तो भागफल और जोड़ दोनों में ही हमने पिछले भागों में पढ़ा हुआ है, गुणनफल और भागफल वाले में पढ़ा था हमने दोनों में ही, कि जो त्रुटियां होती है, चाहे दो राशियां गुणा हो रही है, चाहे दो राशियां भाग दी जा रही है, त्रुटियों को आपको जोड़ना ही है। कौन सी त्रुटियों को जोड़ना है? आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ना है। तो यहां पर हम कहेंगे दोनों संभावित मान हो सकते हैं, और दोनों संभावित मान होंगे तो वापस से वही पहले की तरह हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं इसको, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस कॉमन ले लिया, एम डेल जेड डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी। ठीक है, प्लस माइनस की अगर अपन तुलना करें तो प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, और बाकी संख्याओं की तुलना करें तो हम कहेंगे कि डेल जेड है लेफ्ट में, डेल जेड अपॉन जेड लेफ्ट में है, और राइट में है एम डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी। तो एक खास बात हमको पता चल गई कि घातीय राशियों में अगर आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो जितनी भी राशियां दी हुई है, जैसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए, दोनों की आपेक्षिक त्रुटियां निकालो। ए की आपेक्षिक त्रुटि डेल ए अपॉन ए, बी की आपेक्षिक त्रुटि डेल बी अपॉन बी, और इनको अपनी अपनी घातों से गुणा कर दो। तो ए की घात एम थी तो इसको एम से गुणा कर दो, बी की घात एन थी तो इसको एन से गुणा कर दो, इनको जोड़ दो। जैसे ये काम आप करोगे तो आपके पास में इस जेड की आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, अब एक और खास बात, आप सब में से किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि वो जो माइनस था उसको प्लस माइनस में चेंज क्यों कर दिया, ये माइनस कहाँ गायब हो गया। एक्चुअल में गणितीय रूप से इसको भागफल के लिए साबित नहीं किया जा सकता है कि बीच में जो पहले हमारे पास में यहां पर आप देखोगे कि यहां पर माइनस आ रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट में आप देखोगे आपके पास में क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में कैसे चेंज हो गया, इसको गणितीय रूप से साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पिछला जो हमारा अनुभव है उसको काम में लेंगे, और हमारा पिछला अनुभव ये कहता है कि जब दो राशियां भागफल में होती हैं तो आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए सभी की आपेक्षिक त्रुटियों को घटाया नहीं जाता है, भागफल में हो तो भी जोड़ा जाता है और गुणा में हो तो भी जोड़ा जाता है। इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखना पड़ेगा। गणितीय रूप से आपका दिमाग कहेगा यार माइनस की जगह प्लस कैसे आ गया, ये तो आ ही नहीं सकता, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पर आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, गणितीय रूप से ये प्रूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको इसको मानना पड़ेगा। अब देखो इसका एक और बता रहा हूं मैं, जैसे एक प्रश्न आता है कई बार, P बराबर 1 C की पावर 3 D की पावर B की पावर 3 D की पावर 1 और C का अंडरूट है, तो P की त्रुटि निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे भाई, A की त्रुटि निकालो डेल A अपॉन A, B की त्रुटि निकालो डेल B अपॉन B, C की त्रुटि निकालो डेल C अपॉन C, D की त्रुटि निकालो डेल D अपॉन D, और इन सबको अपनी अपनी घातों से गुणा कर। A की घात कितनी है 2, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। B की घात कितनी है 3, C तो तो इसको अंडर 3 रूट से में गुणा है। कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ, सी अंडररूट में, अंडररूट का मतलब होता है आधा घात 1/2, तो इसका मतलब इसको 1/2 से गुणा कर दो। और डी की घात कितनी है, कुछ नहीं दी हुई है तो 1, तो इसको 1 से गुणा कर दो और इन सबको जोड़ दो, तो ये आपके पास में पी की आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे अंडररूट जो है वो आधी घात कैसे होता है, तो अभी समझाता हूं मैं, देखो आपको घात आधी कैसे होती है। अच्छा, आपने सबने ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर का अंडररूट कितना होता है, 2x एक्स। x एक्स स्क्वायर का अंडररूट एक्स होता है। अब कैसे आया ये बता रहा हूं मैं, देखो
एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का मतलब है घात आदि कर देना एक्स स्क्वायर। जब घात के ऊपर घात दी हुई होती है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो देखो दोनों घातें आपस में गुणा होंगी, एक्स की घात ये 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 को काट, 2 से 2 कट गया, कितनी आ गई एक्स की घात 1। तो देखो ये अपने आप ही आपके पास में आ गया। ठीक है, तो जब अंडर रूट दिया हुआ हो ना, अंडर रूट दिया हुआ हो, इसका मतलब है घात आदि कर देना। अब देखो वैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ भ्रांतियां तो है ऑलरेडी और कुछ हम बना लेते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं होता, ये अंडर रूट नहीं होता। ये जो चिन्ह है ना, ये अंडर रूट का चिन्ह नहीं है। मैं भी बार बार अंडर रूट ही बोलूंगा, आप भी बार बार, हमारी आदत पड़ गई अंडर रूट, क्योंकि शुरू से अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, और कहीं तो अंडर रूट कहेंगे इसको। अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट होता है, अंडर रूट। ठीक है, लेकिन ये वर्ड ही गलत है। आपको गलत है ऐसा क्यों? एक्चुअल में अंडर रूट नहीं होता, ये होता है स्क्वायर रूट। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर का जो आधार है वो, और स्क्वायर का आधार क्या होता है? स्क्वायर वर्ग, वर्ग देखा ना आपने, वर्ग, वर्ग का आधार क्या है? एक भुजा, यानी एक मान। तो स्क्वायर का रूट अकेला एक्स होगा, एक्स के स्क्वायर का रूट एक्स होगा। तो इसको अंडर रूट नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब घात आदि कर देना, ठीक है ना, घात आदि कर देना। अब आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको, यहाँ पर 3 लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब जैसे क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट, क्यूबिक, क्यूब किसके लिए जाता है? 3 पावर के लिए, ठीक है, 3 पावर के लिए क्यूबिक रूट, क्योंकि ये 3 एक जैसी भुजाओं को आपस में रिकॉन्ट्रीब्यूट करके मिलाने से प्राप्त होता है। ऐसी 3 भुजाओं का मेल अगर अपन कर दें तो ये 3 दिशाओं में फैला, इसलिए इसके क्यूबिक, क्यूब कहते हैं। क्यूब जो होता है वो 3 दिशाओं में फैला होता है, घन जो होता है वो 3 दिशाओं में फैला हुआ होता है। आपने देखा ना घन, ऐसा होता है घन। देखो ये घन लंबाई में भी फैला हुआ है, ये चौड़ाई में भी फैला हुआ है, और ये ऊंचाई में भी फैला हुआ है। ठीक, तो हमारी आदत पड़ गई, पर आप अंडर रूट भी कहोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो हम कहेंगे वो कॉपी में आवाज नहीं आएगी। कॉपी में तो आपको लिखना है, और लिखने में अंडर रूट कहोगे तब भी आप ऐसे ही लिखते हो, और स्क्वायर रूट कहोगे तब भी आप इसको ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे और वीडियो भी आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। कल आपकी क्लास, शनिवार है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी। और आने वाले सर ये दिनों कम में समझ में आया। या तो ये जो मैं ये कम इसलिए समझ में आया बेटा, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो अभी लॉग को और अवकलन को दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका दिमाग कह रहा है यार ये लॉग क्या होता है या अवकलन क्या होता है, ये तो नाम ही पहली बार सुना, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं अवकलन आएगा। समझ में आया, लेकिन धीरे लोग तो धीरे, आ गया। अरे मैं, अरे मेरी बात तो सुन, बात ही नहीं सुन रहा तू। मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों सर ही कल इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहले मेरी बातें सुन लो, उसके बाद में अपनी बात बोलना। इसलिए आपको लगेगा क्योंकि समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने पहली बार सुने। अब देखो लॉग के फॉर्मूले तो मैंने बता दिए, लेकिन अवकलन के फॉर्मूले मैंने नहीं बताए, इसलिए आपको थोड़ा सा ये लग रहा है। पर अवकलन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ है ln x और आपको इसका अवकलन करना है, तो ln x का जो अवकलन होता है वो होता है dx/x। ऐसे आपको अगर अवकलन में कोई ऐसे दिया हुआ है, मान लो m ln x, और आपको पता है कि ये m जो है वो कांस्टेंट है, तो इस अवकलन के चिन्ह का इस कांस्टेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसको अपन बाहर ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा m d ln x। ठीक है, अब देखो इसी को जो अभी अपन ने पढ़ा उसी को मैं दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी ln z बराबर m ln a माइनस n ln b। ठीक है, अवकलन नहीं समझ में आया, मैं वापस से बता रहा हूं कैसे अवकलन करेंगे। हम लिखेंगे अवकलन करने पर जब भी कोई संक्रिया, कोई चिन्ह लगाया जाता है तो दोनों तरफ एक जैसा लगाया जाता है। तो इस तरफ भी मैं अवकलन का चिन्ह लगा देता हूं d ln z, और दूसरी तरफ भी मैं अवकलन का चिन्ह लगा देता हूं बराबर d m ln a माइनस n ln b। स्क्रीन दिख रही है?
सभी को? स्क्रीन पे ये लिखा हुआ भी Yes, दिख रहा sir. होगा भी, M ln A N ln B। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो अवकलन का चिन्ह है वो दोनों पर लागू होगा। लेफ्ट साइड तो एज इट इज रह जाएगी, L ln Z ही रह जाएगी, और राइट साइड में क्या जाएगा, ये D M log A पर भी लागू होगा, ln A पर भी लागू होगा, और यही D M ln B पर भी लागू होगा, माइनस N ln B पर भी लागू हो गया, दोनों पर लागू हो गया। ठीक है, A पर भी लागू हो गया और B पर भी लागू हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो D है यानी अवकलन का चिन्ह, ये कभी भी कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करता, या कांस्टेंट इसको प्रभावित नहीं करता। तो जो घात का M और N क्या है, घात के अंक है। घात के अंक नॉर्मली सामान्यतः कांस्टेंट राशियां होती है, हमेशा नहीं होती लेकिन सामान्यतः कांस्टेंट, अपन सामान्य बात करें तो कांस्टेंट राशियां हो गई M और N, और M और N को ये D प्रभावित नहीं करेगा। जब प्रभावित नहीं करेगा तो इनको आप बाहर निकाल सकते हो, इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हो। तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट में तो D ln Z ही है, ठीक है, राइट में क्या जाएगा, M बाहर, D ln A, ठीक है, माइनस ऐसे दूसरे में से N बाहर, D ln B। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि ln x का अवकलन करें तो ये होता है dx अपॉन x। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहां पर भी ये फॉर्मूला लगाएं तो ln z का अवकलन होगा dz बटा z, दूसरी साइड में m तो बाहर है, ln a का अवकलन होगा dA अपॉन a, फिर माइनस का चिन्ह है, n बाहर है ऑलरेडी, ln b का अवकलन होगा dB बटा b। ठीक है, ये जो d है और जो डेल्टा होता है वो एक ही तरह की चीजों को व्यक्त करते हैं। तो अगर मैं d की जगह डेल्टा लगा दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा z अपॉन z। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, m डेल्टा a अपॉन a माइनस n डेल्टा b अपॉन b। ये d के स्थान पर डेल्टा लगाया जा सकता है, ये दोनों एक ही चीज होती है इसलिए। ठीक है, लेकिन यहां पर माइनस आ रहा है। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जब दो राशियां भागफल में दी गई हो, जैसे z बराबर ए एम अपॉन बी एन दिया हुआ है, तो ए एम और बी एन भागफल में है, और भागफल में हमेशा हम क्या करते हैं, आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ते हैं। आपेक्षिक त्रुटि के दो संभावित मान हो सकते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जैसे मैंने डी को डेल में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, जेड की आपेक्षिक त्रुटि बन गया, डेल जेड अपॉन जेड, जेड की आपेक्षिक त्रुटि होगी। तो इसके कितने संभावित मान हो सकते हैं, दो, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस। फिर डेल ए अपॉन ए क्या बन गया, एक की आपेक्षिक त्रुटि, तो इसके भी कितने संभावित मान होंगे, दो। डेल बी अपॉन बी, ये भी आपेक्षिक त्रुटि हो गया, तो इसके भी कितने संभावित मान होंगे, दो। ठीक है, गणितीय रूप से आपको मैं ये साबित नहीं कर सकता कि माइनस प्लस माइनस में कैसे चेंज हो गया। हम ये पूर्व में जो टॉपिक पढ़ा है उस अनुभव के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि प्रायोगिक रूप से यही आता है हमारे पास, प्रायोगिक रूप से भी ये सत्य है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि माइनस जो है इसमें चेंज हो गया। इसका कोई गणितीय तरीका मेरे पास नहीं है साबित करने का, मेरे पास नहीं, किसी के पास में भी नहीं। इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले तो प्लस माइनस तो लेफ्ट में तो डेल जेड अपॉन जेड है ही, और प्लस माइनस एम डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तुलना कर ली, प्लस माइनस की प्लस माइनस से तुलना कर ली, तो प्लस माइनस की जगह तो प्लस माइनस है, और हमारे पास में क्या है यहाँ पर, डेल जेड अपॉन जेड बराबर एम डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम कहेंगे दो घातीय राशियों दी हुई है हमें, z बराबर a की पावर m अपॉन b की पावर n। तो अगर आपको z की आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस a की आपेक्षिक त्रुटि लिखेंगे, फिर b की आपेक्षिक त्रुटि लिखेंगे, दोनों को अपनी अपनी घातों से गुणा कर देंगे, a की घात m है m से गुणा कर दिया, b की घात n है n से गुणा कर दिया और प्लस कर दिया।